अच्छा, and push the bus to the top of the slope at constant speed. Figure 10.1 shows the passengers exerting a force on the bus parallel to the line of the slope. So passengers are exerting forces and those forces are parallel to the slope. Zulfikar, ये जो passengers की forces हैं, they are parallel to the slope. So these are the forces from the passengers. Now what is the question? The question is the total mass of the bus is 3200 kg. Calculate the total weight of the bus. Zulfikar, equation बताओ बेटा, शाबाश. जुल्फकार जल्दी. सर, डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, mass divided by gravity. नहीं आ रहा. रुमैसा बेटा आप बताएं. रुमैसा बेटा, डिवाइडेड बाय ग्रेविटी या मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी? तो फोर्स मल्टीप्लाई बेटा वेट वेट की बात हो रही है. रेहान बकाई आप बताओ यार, क्या होगा बेटा? वेट इज वेट इक्वल टू एम ए, मास टाइम्स mg एक्सेलरेशन. एम जी बेटा, एम ए नहीं, एम जी. ओ ओके. W is equal to mg. M की जगह 3200 एंड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस G is 9.8. रेहान इसका आंसर बताओगे मुझे, रेहान बकाई? यस सर, मैं कैलकुलेटर में डाल देता हूँ जी जी वैल्यू. बेटा, लाजमी जल्दी बता दो. 31360 कितना बेटा? 13? सर फारूक जी जी बेटा. 317 एग्जाम्स आ गए हैं। नहीं नहीं, एग्जाम तो अभी एक वीक डिले हो गए. इजी हो जाओ, पढ़ाई करो हैं. आंसर इज 31392. 31392. अच्छा अइमा बेटा, अभी टाइम है आपके पास. आपका एग्जाम डिले हो गया है, ठीक है? तो यू यस हैव, सर, थैंक यू। हाँ यू हैव मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन. और आपने आज देखा था मैं क्लास में स्ट्रिक्ट हो गया था, याद है? यस। हम्म. तो बच्चों को डर लग रहा था ना मुझसे फिर. अच्छा, अब इसको राउंड ऑफ करते हैं. तो इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इट विल बिकम 3100. 31,000. सॉरी सर, सॉरी सर. 31,000 न्यूटन, ठीक है? बिकॉज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में डाटा है तो आंसर भी टू सिग्निफिकेंट फिगर में. आगे चलते हैं. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. ऑन फिगर 10.1 ड्रॉ टू एरोज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बस एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बस बाय द पैसेंजर्स. एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और रियान देखो, वेट कहां पे होगा? वर्टिकली. रियान वेट कहां पे होगा? वर्टिकली डाउन. वर्टिकली डाउन होगा. हाँ, वेट के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे. उसने बस एरो कहे हुए, हम इस पे डब्ल्यू भी लिख देंगे. आगे चले गए रेयान, ठीक है? रेयान, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ठीक है. द टोटल फोर्स exerted by the passenger on the bus is 17,000 न्यूटन along the सर, line of the slope. हाँ बेटा बताओ. इसमें इसमें इन्होंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द बस एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो दो एरोज नहीं होंगे? नहीं नहीं, दो एरोस हैं ना. एक एरो ये है सामने वाला, ये देखो, एक ये और एक ये, ठीक है? मुझे बस 5 सेकंड दे दो. ठीक। अच्छा, अब जो है ये हो गया हमारे पास, क्या नाम है उसकी? सर सर जी बेटा आप बताओ अमार. सर ये जो ये पहला पार्ट है, इसमें आपने राउंड ऑफ क्यों किया वैल्यू को? यार अभी के लिए हमार बेशक राउंड ऑफ ना करो, उसके नंबर अभी नहीं कटेंगे, ठीक है? वो O3 में जाके हम सीख लेंगे. अभी आप पूरा आंसर लिख दो, ठीक है? अच्छा कम से कम अभी इट्स नॉट नीडेड. ये जब आप एग्जाम के बिल्कुल करीब जाओगे ना, आप समझ लो O3 में, देन इट विल बी नीडेड, तब ये डिस्कस करेंगे. अच्छा, मुझे स्कूल से एक मैसेज आया, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दे दो, मैं जल्दी से सुन लूं. जी हाँ जी बेटा, हो गया. जी अमार, अमार कोई जी कंफ्यूजन सर। है या समझ आ गई? नहीं सर, नहीं है। आ गई समझ? अच्छा, अमार नेक्स्ट क्वेश्चन. The total force exerted by the passengers on the bus is 17,000 Newton
along the line of slope. Use a graphical method to determine the size and direction of the resultant force, this force, and the weight of the bus. State the scale used. अच्छा, वो कहता है कि use graphical method to find the resultant force. तो ये हमारा हेड टू टेल मेथड का क्वेश्चन है। ये मिलके अब करते हैं। देखो, जो वेट है ना बस का, वो है 31392 न्यूटन, और पैसेंजर्स की जो फोर्स है वो है 7000 न्यूटन। तो ये हम ड्राइंग नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, ठीक है। और एंगल कितना है, 10 डिग्रीज। ये मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। जो रोड का एंगल है ना ग्राउंड के साथ हमार, वो है 10 डिग्रीज। अच्छा, अब जो फोर्स है पैसेंजर्स की वो है 17,000 न्यूटन, और जो वेट है बस का वो है 31392 न्यूटन। वी कैलकुलेटेड दैट, ठीक है। तो अब हमारा हमने स्केल ड्राइंग के थ्रू इसका नेट फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो लेट्स ट्राई दैट। ये हो गया एक नीट पेज। अमार, यू हैव टू फोर्सेस बेसिकली। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज द रेफरेंस। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज द रेफरेंस। अमार, इसको लेबल कर दो हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या लेबल करना है अमार इसको? horizontal line. Now, from this horizontal line, you should represent the forces. The weight of the bus, कितना है हमारा वेट? 31393, ऐसे था ना, न्यूटन। जी सर। And force that passengers are exerting is 17,000 Newton. Weight is vertically downwards, while the force that passengers are exerting is along the slope, hence at 10 degrees. अमार, मैं यहां तक रुक गया। पहले ये बताओ कि यहां तक समझ आ गई? जी सर। हाँ बच्चों, 10 बताओ। डिग्री कहाँ से आया? यार इतनी तेज ना चलो ना। देखो, यहां तक समझ आ गई तो फिर आगे चलते हैं। बताओ, यहां तक समझ आ गई? जी Yes. सर, आ गई। हाँ, इससे तेज ना चलो ना, अभी थोड़ा स्लो चलो। अच्छा देखो, नो स्केल 17,000 and 31,000। तो क्या ख्याल है हमारा स्केल क्या होना चाहिए? इफ वी वांट टू कीप ऑल द लेंथ्स विद इन 20 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, तो व्हाट शुड बी द स्केल? हमारा कोई स्केल सजेस्ट करो जल्दी बेटा। 1 centimeter for हम्म 5,000 Newton. यस, इट्स अ गुड स्केल, इट्स अ गुड स्केल। आपने अच्छा स्केल सजेस्ट किया है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 5,000 न्यूटन। 4,000 भी वैसे वर्क करेगा। मुझे 4,000 वैसे ज्यादा बेहतर लग रहा है। 4,000 न्यूटन, 1 centimeter representing 4,000 Newton. As a result, 17,000 Newton will be represented by, हमारा रूल पता है ना कि जो स्केल होता है उससे डिवाइड करते हैं। जी सर। तो if we divide 17,000 by 4,000, what is the answer? हमारा 2 जल्दी हो जाएगा। 4.25 By 4. 4.25। sir. So, sir, Ibrahim, if we give it in fraction, would that be okay? yes, it will be okay. Is it 4.25? Sir. It's better to write in decimals. So, Ibrahim, what is the answer? 4.25. 4.25, and it is centimeters. So this is 4.25 centimeter. Now the force that we have, the other force that is weight is 31393 Newton, and that will be represented by 31393 over 4,000. अमार, इसको डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आ गया? 7.84825. 7.848 825. यानी कि 7.8 सेंटीमीटर। So 7.85 centimeter is representing 31393 न्यूटन। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस से दोनों फोर्सेस को करेंगे रिप्रेजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हेड टू टेल मेथड करेंगे ना। मैं थोड़ा स्लो चलूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वी हैव टेकन द रूलर and first of all we will represent the weight. The weight will be represented with a line of length 7.85 centimeter and vertically downwards. Our vertically downwards will be at 90 degrees. So
a line of length 7.85. A line of length 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.85. This line of length 7.85 is the weight. So weight, that is 31393 Newton, represented by a line of length 7.85 centimeter. अमार क्लियर ये बात? अच्छा, जी अब सर। अमार जो नेक्स्ट फोर्स है वो इसके हेड से सर? गुजरेंगे या? जी बेटा। सर आप ये फिर से समझा देंगे, मैं भी आई हूँ। जी बेटा, ये फिर से समझा देंगे। देखिए, यू हैव टू फोर्सेस, यू हैव टू ड्रॉ द रिजल्टेंट। इधर आ जाओ। आपने ओ लेवल का क्लास लेना है या ए लेवल की? अच्छा, एलजीएस, तो आ जाओ ना। और एक क्लास होती है 6 पे, एक होती है 4:30 पे, और एक क्लास होती है 8:15 पे भी। इफ यू टेक 6 पे तो मेरी केमिस्ट्री है सुपर। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट 8:15? उस टाइम तो घर होगा तो 4:30 वाली है। 8:15 पे ऑनलाइन भी ले सकते हो, हाँ वो ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहे हैं। एक ये वाली ले लो 4:30 वाली, और एक 8:15 वाली ले लो। अभी हम फोर्सेस की वर्कशीट कर रहे हैं। वर्कशीट मैं प्रिंट करा के तुम्हें कल दे दूंगा, वहां सामने बैठ जाओ। अच्छा, ये हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें ना हमें दो फोर्सेस गिवन है और उसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। अच्छा, देख लो जरा, इसमें हमें दो फोर्सेस गिवन है और उनका क्या बनाना है? रिजल्टेंट। हमारी ये समझ आ गया कि 3:1, ये हमने स्केल बना लिया और एक फोर्स बना दी। अच्छा, अब हम हमार हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अमार, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन? क्विकली अमार। सर मेरे हमने ख्याल एक से गूगल क्लासरूम बनाया हुआ है आपके मिड टर्म के लिए। बच्चों 1 सेकेंड, उस पे मुझे जाते हुए ना सिर्फ 1 मिनट देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मिड टर्म की स्कीम क्या है। अभी हम मिड टर्म की प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं। क्लास के अलावा भी मैं बहुत सारे रिसोर्सेज दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जाते हुए बता दूंगा, ठीक है? तुम्हें मिड टर्म की तैयारी करवानी है, अभी पहला टारगेट ये है। अच्छा बेटा, ये देखो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अमार, कैन यू टेल के व्हाट इज एंगल ऑफ एफ विद द हॉरिजॉन्टल? 70,000। तो 10 कितनी लेंथ की डिग्रीज। लाइन होगी? 4.25 सेंटीमीटर ना? तो जी फ्रॉम द सर। हेड ऑफ दिस लाइन, a line of 4.25 centimeter at angle 10 degrees. अमार, कंफ्यूज हो रहे हो या समझ आ रही है? जल्दी से बताओ। आ रही है समझ सर। तो यहां से कितनी लाइन की लेंथ की लाइन बनाएंगे? 4.25। सर तो ये सिंपल वेक्टर का वो हुआ ना, सिंपल हेड से। वेक्टर, जी जी बिल्कुल, सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन हुआ। अब ये देखो, ये हो जाएगा एफ, और हमारा रिजल्टेंट कहां पे होगा? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। सो दिस इज 17,000 न्यूटन रिप्रेजेंटेड बाय 4.25 सेंटीमीटर। तुम लोगों ने हेड टू टेल मेथड सीखा हुआ है। जब हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा फिर उसको स्केल से कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा 1 सेकेंड यार। इब्राहिम, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन पता है कि 90 डिग्रीज के अलावा तो अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेथड तो है सिलेबस में ना। मैं मुझे पूछना इन दोनों की फोर्सेस के बीच में अभी तो 80 डिग्रीज बन रहा है, हाँ, तो लेकिन ऊपर वाली ये डायग्राम में क्वेश्चन 100। अब सिलेबस में नहीं होगा, ओके सर। लेकिन प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज नहीं है। ओके सर। ये हो गया। हमारी इसकी लेंथ कितना बन रही है बच्चों? लेंथ कितना बन रही है? 8 सेंटीमीटर। तो स्केल के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे ना। स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर इज 4,000, तो 8 इंटू 4,000 हमार कितना आ गया? 32,000 न्यूटन। हमार आ गई समझ? जी सर। तो ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें तुम लोग साथ आ जाना बेटा। कल मैं तुम्हारे लिए प्रिंट ले आऊंगा वर्कशीट का। अच्छा जी, अब आगे चले जाते हैं। ये है वर्कशीट जो हम कर रहे हैं, और अभी हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन हम कर रहे हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के, ठीक है? अच्छा, इसका बाकी पार्ट जो है वो आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं मिलके, थोड़ी स्पीड भी अच्छी करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। ओके रुमैसा बेटा, लेकिन आपको मैं प्रोवाइड कहां पे करूंगा? अच्छा, आप पोल वॉल्टर, वॉल्टर क्या होता है? यही जो जंप शम मारता है। ये मुझे भी आज ही पता चला है कि इसको पोल वॉल्टर कहते हैं। मुझे आज ही पता चला है।
runs along a track, reaches a maximum speed of 8.4 meter per second. At the end of the track, he places a pole into the ground as shown in figure 3.1 and uses the pole. रुमैसा, मेरे लिए फिर ये पॉसिबल होगा कि मैं ऑफिस में या फोटोकॉपियर के पास रखवा दूं ना, तो वहां से, क्योंकि ये बहुत बड़ी वर्कशीट है, तो इतने सारे बच्चों के प्रिंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं होंगे, वो बच्चों को खुद लेने पड़ेंगे। मैं फोटोकॉपियर के पास कल रखवा दूंगा एक कॉपी ले आके। यूजेस अ पोल टू पुश हिमसेल्फ वर्टिकली अपवर्ड्स। सॉफ्ट कॉपी में ग्रिप, हाँ हाँ, स्कूल का फोटोकॉपियर बेटा, जो स्कूल में है। आप ऑफिस वालों को कहेंगे तो वो आपको करवा के दे देंगे। मे बी उसके लिए आपसे चार्ज करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वर्कशीट है। अच्छा, यूजेस द पोल टू पुश हिमसेल्फ वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ये सारी बात बताई हुई है। अच्छा, अब क्या कहा हुआ है? When the pole vaulter runs along the track, there is a constant forward force on him of 320 Newton and a backward resistive force varies with his speed as shown in figure 3.1. ये जो ग्राफ है ये रेजिस्टिव फोर्स का है। ये ग्राफ किसका है? रेजिस्टिव फोर्स का। तो व्हाट डू यू थिंक, रिजल्टेंट फोर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज? देखो, उसने कहा हुआ है कि कांस्टेंट फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स है कांस्टेंट। यूं समझो, F1 इज द फॉरवर्ड फोर्स। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? इट्स कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट। फॉरवर्ड फोर्स इज कांस्टेंट। और जो बैकवर्ड फोर्स है फ्रिक्शन की, वो है वेरिएबल। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, क्या कहोगे बेटा? रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? इस बंदे पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? F1 मेरे हिसाब से रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी, क्या कहते हो आप लोग? F1 माइनस F2। जी, रिजल्टेंट फोर्स होगी फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, F1 माइनस F2। आगे समझ? F2 फॉरवर्ड हो गया ना, F1, और F2 हो गया बैकवर्ड। अच्छा, अब ये है जी रेजिस्टिव फोर्स। एक्सप्लेन व्हाई द मैक्सिमम स्पीड दैट ही कैन रीच इज 8.4। वो कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड 8.4 क्यों है? क्योंकि उस स्पीड पे रेजिस्टिव फोर्स ड्राइविंग फोर्स के इक्वल हो रही है। अगर रेजिस्टिव फोर्स ड्राइविंग फोर्स के इक्वल हो जाए, फर्दर एक्सेलरेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा? क्या कहते हैं? सोच लो। अगर रेजिस्टिव फोर्स, बेटा बात सुनो, अगर रेजिस्टिव फोर्स ड्राइविंग फोर्स के इक्वल हो जाए तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। नहीं नहीं, अगर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स के इक्वल हो गई तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी ना। देखो बात सुनो, ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है पहले सेंटेंस में? देखो, एक काम करो, ये सेंटेंस पढ़ो और मुझे बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स की क्या वैल्यू है, सॉरी ड्राइविंग फोर्स की। ये देखो, देयर इज अ कांस्टेंट फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 320 न्यूटन। आगे की तरफ फोर्स है 320, आगे की तरफ कितना फोर्स है? 320। तो पीछे की तरफ जब फोर्स हो जाएगी 320 तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, स्पीड फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी। तो इसको हम यूं लेके चल सकते हैं कि जब उसकी स्पीड हो जाएगी एक सर्टेन वैल्यू पे, रेजिस्टिव फोर्स 320 कहां पे हो रही है? 300 से 350। कितने डिवीजन्स हैं? डिवीजन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5। क्या ख्याल है? 300 से 350 कितने डिवीजन्स हैं? यू हैव 1 2 3 4 5 डिवीजन्स। तो 320 कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है 320। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये हो रहा है 320 तो यहां पे स्पीड कितनी है? एंड व्हाई आर वी टारगेटिंग 320? बिकॉज दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स। जब रेजिस्टिव फोर्स ड्राइविंग फोर्स के इक्वल हो जाएगी तो फर्दर इंक्रीज ऑफ स्पीड इज नॉट पॉसिबल। एंड दिस वैल्यू इज 8.5 ना, 8.4। सो अगर हम एक्यूरेटली या प्रिसाइजली देखेंगे तो क्या होगा? 8.4 होगा। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो। एक्सप्लेन व्हाई द मैक्सिमम स्पीड दैट ही कैन रीच इज 8.4। बिकॉज आफ्टर 8.4 the air resistance becomes equal to the driving force and the resultant force becomes 0। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें ब्लैंक्स बना के देता हूं, वो फिल करो। ड्राइविंग फोर्स या फॉरवर्ड फोर्स भी लिख सकते हैं, मैं ब्लैंक्स बनाता हूं, उसको आप फिल करेंगे। फॉरवर्ड फोर्स was dash as the backward force या as the resistive force, as the resistive force
as the resistive force becomes equal to dash, no further acceleration is possible. No further dash is possible. बेटा ये ब्लैंक जरा फिल करो। देखो सबसे पहले फॉरवर्ड फोर्स वॉज कितना थी, ऊपर से पढ़ के बताओ। 320 और कांस्टेंट थी। फॉरवर्ड फोर्स वॉज 320, यहां पे लिख दिया 320, और यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। एज द रेजिस्टिव फोर्स बिकम्स इक्वल टू 320, नो फर्दर एक्सेलरेशन इज पॉसिबल। बात समझ आ गई? तो ये कहां पे इक्वल हो गए? ये इक्वल हो गए जब स्पीड है 8.4। तुम्हें पता है मोटरवे के ऊपर या वैसे ड्राइव करते हुए हमारी गाड़ी की एक टॉप स्पीड क्यों होती है? इसी वजह से इंजन की एक कैपेबिलिटी होती है, इंजन की फोर्स रेजिस्टिव फोर्सेस के इक्वल हो जाती है। अच्छा, तुमने कभी ये देखा है कि गाड़ी जो है जब ज्यादा स्पीड पे होती है तो उसकी फर्दर स्पीड बढ़ाना डिफिकल्ट हो जाता है? ठीक है, उसकी यही वजह होती है, क्योंकि हाँ रेजिस्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा सा आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 30 वर्कशीट में कल ले आऊंगा आपके लिए। अ हार्ड स्टोन हिट्स द ग्राउंड, अ हार्ड स्टोन हिट्स द ग्राउंड, ये देखते जाओ साथ। अ हार्ड स्टोन हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। हिट किया और रेस्ट पे आ गया। एज द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड द साइज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्राउंड? आपने खुद आंसर करना है। ए। रिबाउंड नहीं किया, ये दिमाग में रखना है, लेकिन रुका है, रुका है। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ग्राउंड की फोर्स वेट के इक्वल हो तो स्टोन एक्सेलरेट करेगा या डिसेलरेट करेगा? सोच के बताओ। अगर ग्राउंड की फोर्स वेट के इक्वल हो तो स्टोन एक्सेलरेट करेगा या डिसेलरेट करेगा? जब पत्थर जाके जमीन पे लगेगा, स्टोन ग्राउंड पे हिट करेगा तो उस पर अपवर्ड एक फोर्स लगेगी। अगर वो अपवर्ड फोर्स वेट के इक्वल होगी तो स्टोन कांस्टेंट स्पीड से चलता जाएगा। अगर वो अपवर्ड फोर्स वेट से ग्रेटर होगी तो स्टोन रुक जाएगा। अगर वो अपवर्ड फोर्स वेट से लेस होगी तो जमीन में खड्डा पड़ जाएगा। ठीक है, जमीन के अंदर से वो निकल जाएगा। तो स्टोन के रुकने के लिए, डिसेलरेशन के लिए, अच्छा ये बताओ, अगर आपको डिसेलरेशन चाहिए तो कौन सी फोर्स बड़ी होनी चाहिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? आपको डिसेलरेशन चाहिए, डिसेलरेशन के लिए बैकवर्ड। तो बात सुनो, ये स्टोन है, इसका वेट है नीचे की तरफ, ये ड्राइंग बना दो। अच्छा यूं करो, क्वेश्चन नंबर 30 लिख के वर्कशीट में दे दूंगा ना बाद में। क्वेश्चन नंबर 30 ये जून 12 का क्वेश्चन है। वेट है नीचे की तरफ और स्टोन का मोशन किस तरफ है? स्टोन का मोशन भी इज डाउनवर्ड्स और ग्राउंड का जो इंपैक्ट फोर्स है वो अपवर्ड्स है। अच्छा बेटा अब क्वेश्चन सुनो जरा। वेट तो है कांस्टेंट, डिसेलरेशन के लिए एफ वेट के इक्वल हो, वेट से बिगर हो, वेट से स्मॉलर हो, क्या कहते हो? बिगर। टू अचीव डिसेलरेशन एफ शुड बी बिगर देन वेट एंड एफ इज अपवर्ड्स। बेटा देखो ना, अपोजिंग फोर्स बड़ी होगी तभी डिसेलरेट करेगा ना, डाउनवर्ड नहीं। बेटा डाउनवर्ड तो नहीं है, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड्स एंड इक्वल। अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा? फिर तो नहीं रुकेगा, फिर तो बैलेंस हो जाएंगी ना फोर्सेस, चलता रहेगा। डी इज द आंसर। जी बेटा अपना क्वेश्चन पूछो। Why wouldn't equal weight also work? Because the equal weight if it is, बेटा आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना, मुझे आंसर करने दो ना। अच्छा, if it is equal to the weight, then the forces will become balanced. And what do you think? If the forces become balanced, what will happen? बच्चों, if the forces become balanced, it comes to stop. forces balance हो गई, क्या होगा? फिर वो infinite time तक चलता रहेगा। If the forces are balanced, it will continue to move in straight line with constant speed. अगर फोर्सेस बैलेंस हो जाए, चीज रुकेगी या चलती रहेगी? बैलेंस हो गई, चीज रुक जाएगी या चलती रहेगी? तुम बताओ। अगर फोर्सेस बैलेंस हो जाए तो एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन फॉर एवर। अगर फोर्सेस बैलेंस हो जाए तो इट विल नॉट एक्सेलरेट नॉट डिसेलरेट। एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज स्पीड, कैन नॉट चेंज डायरेक्शन। जब फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो जिस स्टेट में है वो मेंटेन करेगा। फर्ज करो अगर एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक रॉकेट चल रहा है, उस रॉकेट के ऊपर फोर्सेस बिकम बैलेंस। व्हेन द फोर्सेस विल बिकम बैलेंस, इट विल कंटिन्यू दैट स्टेट ऑफ मोशन। बात समझ आ गई? उसने रुकना है।
टू स्टॉप यू नीड अ हायर अपोजिंग फोर्स। देखो तीन चीजें होती हैं। एक्सलेरेशन के लिए यू नीड अ बिगर ड्राइविंग फोर्स, सुन लो ना, एक्सलेरेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स को बिगर होना चाहिए, डिसेलरेशन के लिए अपोजिंग फोर्स को बिगर होना चाहिए, और उसी मोशन को कंटिन्यू करने के लिए फोर्सेस शुड बी इक्वल। आ गई समझ? तो अगर इक्वल हुई तो क्या होगा, फिर स्टोन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। अगर स्टोन को तेज करना है फिर कौन सी फोर्स बड़ी होनी चाहिए, वेट। और अगर स्टोन को रोकना है, टू स्टॉप द स्टोन, तो अपोजिंग फोर्स शुड बी बिगर। सो डी इज द आंसर। अच्छा अब जरा क्वेश्चन नंबर 31 खुद ट्राई करो, बल्कि मिलके करते हैं। अब आपने ना पूरी तरह बोर्ड पे देखना है, ठीक है? तुम फोकस लूज करते हो। द प्रोपेलर ऑन अ बोट pushes the water. Propeller is that fan which is pushing the water backward to achieve a force on the boat. Backward with a force of 2000 Newton, the boat moves through the water against a total resistive force of 1800 Newton. सर Now, 2000 Newton is the forward force. Propeller की जो force है, it is the propelling force. Propeller की जो force है, it is the propelling force. And total resistive force is 1800 Newton. Which सर means that, बेटा थोड़ा wait कर लो ना, which means that the overall force is in the forward direction. अच्छा पूछा हुआ क्या है? According to Newton's third law, action reaction. Newton third law क्या होता है बेटा? Action reaction. सर हमने Action- की है लॉस। जी जी बेटा, एक्शन रिएक्शन तो हमें पता है ना। और कल की क्लास में, जो कल की क्लास होगी, उसमें तीनों लॉज का स्टेटमेंट लिख लेंगे एक बार, ठीक है? तो वैसे एक्शन रिएक्शन एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है। कल की क्लास के स्टार्ट में हम ये लॉज लिख लेंगे, ठीक है? तीनों लॉज में आपको लिखवा दूंगा एक बार। अच्छा Sir, अब क्वेश्चन देखिए। जी बेटा आप बताएं। can you please send the motion worksheet as well? जो solved है। जी जी मैं भेज देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फोर्सेस की इन क्वेश्चंस की। मैंने यूट्यूब पे ना एक प्लेलिस्ट बना दी, ये सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप बैठ के वर्कशीट करो और साथ में जो जहां पे ट्रबल आती है वो प्लेलिस्ट से देखते जाओ। अच्छा, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द प्रोपेलर ड्यू टू द वाटर? वो कह रहे हैं आपको क्या लगता है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली प्रोपेलर की फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी? इफ द एक्शन इज 2000 न्यूटन, लेट्स कीप इट सिंपल। If the boat is pushing the water with a force of 2000 Newton, with what force the water will push the boat? Let me repeat that. If the boat is pushing the water backward with a force of 2000 Newton, the water will push the boat with the same force in the forward direction. ठीक है? अगर बोट वाटर को प्रोपेल करेगी बैकवर्ड 2000 न्यूटन से, तो वाटर भी बोट को प्रोपेल करेगा फॉरवर्ड with 2000 Newton. Now the rule is that action and reaction are equal. If the boat is propelling the water is propelling the boat. बात समझ आ गई? जितनी फोर्स से बोट वाटर को प्रोपेल करेगी, उतनी फोर्स से वाटर बोट को प्रोपेल करेगा। तो अगर बोट वाटर को प्रोपेल कर रही है विद अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन, तो वाटर बोट को कितनी फोर्स से प्रोपेल करेगा? 2000 न्यूटन। तो आंसर बताओ फिर। क्या बात है बेटा, जबरदस्त। और 2000 न्यूटन होगा किस तरफ? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किस तरफ होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे देखो जरा। विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है। तो एवरी फोर्स कॉजेज अ रिएक्शन, ये नहीं होता। इफ देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, इट्स नॉट अबाउट रिजल्टेंट फोर्स। ये स्टेटमेंट मैं कल लिखवा दूंगा बच्चों आपको। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं कल स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, फिर ये वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं। ये सारे न्यूटन थर्ड लॉ के क्वेश्चन है, ये हम कल करेंगे। अभी हम नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चले जाते हैं। ये है जी फ्रिक्शन हमने किया हुआ है एज अ टॉपिक। तो चलें जी इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज याद रखना, आपको दुनिया का जो मर्जी टीचर पढ़ा ले, आपका ग्रेड एक ही सूरत में आएगा, वर्कशीट्स करोगे तो ग्रेड आएगा, वर्कशीट्स नहीं करोगे ग्रेड नहीं आएगा। तो टीचर को भी आपको बहुत ज्यादा वर्कशीट्स करवानी चाहिए। अगर आप सिर्फ कहानियां लिखते हो ना, उससे ग्रेड नहीं आता। वर्कशीट्स करोगे, थिंकिंग प्रोसेस सीखोगे तो ग्रेड आएगा। अच्छा अब ये देखो, फिगर 7.1 shows a child sitting on a sledge on a snow covered hill of a constant slope. ये slope constant है, gradient constant है। क्या कहा हुआ है? At time t0, the child and the sledge begin to move down the hill in a straight line. When the child sees a wall ahead, he applies the brake. बच्चे ने क्या कर दीजिए? ब्रेक लगा दी ताकि उस वॉल में कोलाइड ना कर जाए।
The child and the sledge continue to travel in a straight line until they come to a stop before hitting the wall. ये उसका ग्राफ बना हुआ है. अच्छा, ब्रेक कहां पे लग रही है? इस जगह पे. It's obvious because the speed is decreasing. The speed time graph for the journey is shown. The brake is applied at 26 seconds. वो हम देख भी सकते हैं. Figure 7.2 shows how the speed of the child and sledge varies over the whole journey. Explain why between time 0 and 26 the speed varies in the way shown by the graph. अच्छा, वो ये नहीं पूछ रहा कि how is it varying. पहले सुन लो ना. वो ये नहीं पूछ रहा कि how is it varying. वो पूछ रहे why is it varying like that. और जो स्पीड का y होता है वो एक्सलेरेशन होता है, और जो एक्सलेरेशन का y होता है वो फोर्स होता है. मैं रिपीट करता हूं, स्पीड की जो रीजन होती है ना चेंज की, वो एक्सलेरेशन होता है, और एक्सलेरेशन के चेंज की जो रीजन होती है वो फोर्स होता है. व्हाट कॉजेज अ चेंज ऑफ स्पीड? एक्सलेरेशन. व्हाट कॉजेज अ चेंज ऑफ एक्सलेरेशन? इट इज द फोर्स. समझ आ गई बात? फोर्स कॉजेज द एक्सलेरेशन, दैट कॉजेज द चेंज ऑफ स्पीड. तो यहां पे क्या कहा हुआ है कि स्पीड की वेरिएशन को डिस्क्राइब करो या उसकी रीजन को डिस्क्राइब करो. क्वेश्चन क्या बता रहा है? हाँ जी, आर्याना बेटा, व्हाट डू यू से? दे आर आस्किंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ स्पीड और दे आर आस्किंग अबाउट द रीजन फॉर द वेरिएशन ऑफ स्पीड. क्या कहते हो? वेरिएशन ऑफ And स्पीड की रीजन. अच्छा, मुझे ये बताओ, इस पे फॉरवर्ड फोर्स क्या है? मेरे हिसाब से तो फॉरवर्ड फोर्स वेट है, वो अपने वेट की वजह से आगे जा रहा है. और उस पे बैकवर्ड फोर्स क्या है? एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन फ्रॉम द हिल. तो हिल की जो फ्रिक्शन है वो क्या है? बैकवर्ड फोर्स. तो अगर मैं आपसे फोर्सेस पूछूं बेटा, अगर आप फोर्सेस बताएं कौन कौन सी होंगी? वेट, क्या ख्याल है? weight, friction, air resistance. वेरी गुड. वेट इज अ कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स? बेटा जल्दी बताओ, वेट इज अ कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स? Constant. वेट इज अ कांस्टेंट फोर्स. अच्छा, एक बात बताओ, अगर उसका एक्सलेरेशन वेरी कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो वेरी कर रही है ना, तो आपने वो फोर्स अंडरस्टैंड करनी है जो वेरी कर रही है. तो वेट हो गया कांस्टेंट. अच्छा, उसके बाद जो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है, ये उस पे हो गई एयर रेजिस्टेंस की फोर्स, और फ्रिक्शन की भी फोर्स है. अच्छा, फ्रिक्शन भी कांस्टेंट होती है, ठीक है. वेरी क्या करती है? एयर रेजिस्टेंस. क्या एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को कलेक्टिवली हम रेजिस्टिव फोर्सेस कह सकते हैं? Yes. अच्छा, मोशन के अलोंग वेट, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन के अलावा कोई और फोर्स है? नहीं है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर है. अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ कि इस रीजन में द चाइल्ड हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस. मैं रिपीट करता हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन. क्या कहोगे? नहीं बेटा, नहीं. मेरी बात सुनो, फोकस करो. कर्व किस तरह की है? स्लोप क्या होती जा रही है? ग्राफ हॉरिजॉन्टल नहीं होता जा रहा, तो स्लोप क्या होती जा रही है? डिक्रीजिंग स्लोप है ना. देखो, ग्राफ हो रहा है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, क्या हो रहा है? लेस स्टीपर होता जा रहा है. ग्राफ जो है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना. बात सुनो, हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है. एक बात बताओ, शुरू में ग्राफ क्या है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल. तो ग्राफ की स्लोप क्या होती जा रही है? वर्टिकल, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, और ज्यादा हॉरिजॉन्टल, बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल. तो जब ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है तो स्लोप डिक्रीज करती है. अच्छा, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग. तो हम कहेंगे कि इनिशियली, इसका आंसर लिखते हैं, इनिशियली डिक्रीजिंग. ये बात सही है. इनिशियली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन दैट एवेंचुअली बिकम्स, क्या लिखेंगे? दैट एवेंचुअली नहीं बेटा, ये बिकम्स के आगे खुद लिखना है, जो भी लिखना है. हाँ बेटा बताओ, एक्सेलरेशन दैट एवेंचुअली बिकम्स व्हाट हियर? इस जगह पे एक्सेलरेशन क्या हो गया? देखो जरा बेटा, यहां पे क्या है एक्सेलरेशन? यहां पे स्लोप, वो तो स्पीड कांस्टेंट है. स्लोप जीरो नहीं हो गई? Slope is 0. स्लोप इज 0 ना. तो अब सेंटेंस को कंप्लीट करो. इनिशियली वी हैव अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन दैट एवेंचुअली बिकम्स 0. बात समझ आ गई? अब इसकी रीजन क्या होगी? इसकी रीजन ये है कि जब वो तेज होगा तो एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. सो एज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड विल इंक्रीज, आप मुझे खुद बताएं, इफ यू आर रनिंग फास्ट,
the air resistance will be more. If you're running slow, the air resistance will be less. For example, you are driving a bike. ठीक है? On the bike, you will experience air resistance. If you're moving slow, you'll experience less air. If you're driving fast, you'll experience more air. So air resistance depends on the speed. At higher speed, we have more air resistance. Basically, उसकी speed increase कर रही है. Speed के increase करने से air resistance increase करती जाएगी. Air resistance के increase करने से air resistance opposing force है या driving force है? Opposing force है. तो opposing force के बढ़ने से acceleration बढ़ेगा या कम हो जाएगा? हाँ, तो इसीलिए acceleration कम हो रहा है. यही असल आंसर ये है. तो अब इसका अच्छा, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. बताओ क्यों? क्योंकि उसने ये पूछा ही नहीं है. उसने क्या पूछा हुआ है? इसकी रीजन पूछी हुई है. उसने एक्सलेशन नहीं पूछा, एक्सलेशन की रीजन पूछी हुई है. उसने यहाँ पे वाई पूछा हुआ है. ये मैंने हाउ लिखा हुआ है. बात समझ आ रही है ना? ये एक्सलेशन का हाउ लिखा हुआ है, वाई नहीं लिखा हुआ. वाई में फोर्स बताते हैं. अब वाई लिखेंगे कि एज द स्पीड इंक्रीजेस. ये वर्कशीट में कर ले आऊंगा. और एक चीज बस याद रहे, क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम की तैयारी होगी, कहानी सुनोगे एग्जाम की तैयारी नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें लंबे लंबे नोट्स लिखूंगा और कहानी सुनाऊं, एग्जाम नहीं होगा. एग्जाम तभी होगा जब क्वेश्चंस करेंगे. एज द स्पीड इंक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? एयर रेजिस्टेंस स्पीड डिपेंडेंट है ना? Increases. इंक्रीजेस और उससे डिक्रीज क्या कर जाएगा? टू डिक्रीज डैश दैट विल, बस ये आज का आखिरी क्वेश्चन है. दैट विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन. यहां डिक्रीज के आगे क्या लिखना है? टू डिक्रीज रिजल्टेंट फोर्स. अच्छा, तुम दो लोग जरा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें स्कीम बता दूं, फिर भाग जाओ. जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें स्कीम जल्दी से बता दूं कि स्कीम है क्या. मिड टर्म की कैसे. ओके बच्चों, टेक केयर. बेटा सिर्फ 1 सेकंड के लिए आ जाओ. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज बेटा. तुम्हें स्कीम बताते हैं. स्कीम ये है कि इधर से आ जाओ ना. मैं तुम्हें बना के दूंगा एक गूगल क्लासरूम, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. उस पे मैं तुम्हें जो ईयरली पेपर्स और जो चीज़ है ना, वो तो अवेलेबल है ना पापा कैम्ब्रिज ये वो पे. तो हमारा काम क्या होगा? हमारा काम ये होगा कि हम चले गए क्लासरूम में. बस मैं तुम्हारा 1 मिनट लूंगा. इसमें मैंने ओ लेवल जून 26 बनाया हुआ है. इसमें मैं मिड टर्म के रिसोर्सेज शेयर करूंगा. अब उन रिसोर्सेज में क्लास वर्क में जाके, ठीक है, अब ये देखो मैग्नेटिज्म, मोशन, ठीक है, 2 शेयर हुए में. अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आते हैं. फर्स्ट करो तुमने मोशन को खोला. अब ये वाली वर्कशीट तो तुम्हें हर जगह पर मिल जाएगी. अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट रिवीजन वर्कशीट. पहली वर्कशीट होगी जिसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे. अब ये वर्कशीट खोल दी मैंने. और अब ये वर्कशीट अगर तुम्हें नहीं आएगी तो क्या करोगे? 7 वीडियो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है. इस पूरी वर्कशीट का हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है. डन हो गया? अच्छा, ये हर क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो एक वर्कशीट मैं तुम्हें शेयर करूंगा जिसके अंदर ना कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन होगा. वो इस तरह की वर्कशीट होगी, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ थोड़ा सा. उसमें पास पेपर नहीं होंगे. जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन. अच्छा, इसी तरह फिर एक्सलेरेशन की डेफिनेशन, ग्राफ्स का रिवीजन. ये रिवीजन वर्कशीट होगी. इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, ठीक है. जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उसमें मैं 2 वर्कशीट शेयर करूंगा. एक वर्कशीट होगी जिसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे. जैसे फर्ज करो मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम है, तो एक वर्कशीट होगी जिसमें डिफाइन मोमेंट, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इस तरह के सारे क्वेश्चन बने हुए. कॉन्सेप्ट रिवीजन, जब कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा उसके बाद कहाँ पे चले जाएंगे? पास पेपर पे. अब ये पास पेपर है, अब ये पास पेपर क्वेश्चंस हैं. अब ये हो गए सारे पास पेपर क्वेश्चन ना, किसके? मोशन के. ये मैं सारे चैप्टर्स का इस तरह तुम्हें बना दूंगा और ये हम बड़े ऑर्गेनाइज वे में जाएंगे. और फर्ज करो अब ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे, तो इसका भी फिर नीचे क्या होगा? वीडियो सॉल्यूशंस. तो हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन साथ होगा. बैठ के करोगे तो मिड टर्म की अच्छी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी बन जाएंगे. फाइनल में फायदा मिलेगा. ठीक हो गया? तो पहला टारगेट क्या है? मिड टर्म की तैयारी, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में. टॉपिक, उसका पहले रिवीजन, उसके बाद उसके पास पेपर्स, फिर टॉपिक, रिवीजन, पास पेपर, ठीक है. और साथ में ईयरली भी करवाता जाऊंगा. ईयरली के मैं वीडियोस तुम्हें बना के दूंगा. जैसे मेरे जो वीडियोस होंगे तुम वही ईयरली करोगे ना, जहां पे स्टक हो जाओगे वो फिर वीडियो से जाके स्टेप्स देखोगे. डन हो गया? अभी भाग जाओ. फिर कल मैं वर्कशीट की ले आऊंगा फोटो. 4:30 के क्लास पे. 4:30 इंशाल्लाह, डेली 4:30.
सलाम सर जी सलाम बेटा। सर जो आपकी प्लेलिस्ट है वीडियोस की उसमें आप नोट्स वाली वीडियोस भी डाल दिया करें। पिछली बार चेक किया था उसमें नहीं थी, वो ज्यादा फास्ट पेपर थी। नहीं डाली हुई है, मैं बताता हूँ कैसे। एक सेकंड में तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा ये देखो। वे सर वो आप नोट सिर्फ ज्यादा एक 6 सेकंड बजे ना। कराते हैं ना, हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, सिर्फ एक सेकंड रुको तो सही ना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जैसे तुमने अगर गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ, मैंने अभी तक मोशन का कंप्लीट किया ना, अब सारे कंप्लीट करना शुरू कर दूंगा। तो पहली वर्कशीट जो तुम्हें नजर आ रही है उस पर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट रिवीजन वर्कशीट ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस वर्कशीट में वो सारे नोट्स हैं ना। अब ये सारे नोट्स रिवाइज हुए हैं। जब तुम ये वाली वर्कशीट करोगे तो उसमें सारे नोट्स रिवाइज होंगे। समझ आ रही है बात? हाँ और सही इस वर्कशीट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो हर कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होता जाएगा। होएगा अब होएगा। इस बात सुनो, इस वर्कशीट के अगर हम क्वेश्चन रीड करते हैं मिलके, तो देखो ना, सबसे पहले क्या कहा हुआ है, डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें सारे डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। तो मैं आगे से ना 2 वर्कशीट्स डाला करूंगा, एक होगी कॉन्सेप्ट की वर्कशीट और एक वर्कशीट होगी पास पेपर की, ठीक है। जी हाँ, और दोनों में सॉल्व फिर कर दिया करूंगा। तो अभी हम ज्यादा फोकस मिड टर्म वाले काम पे करेंगे। जी सर। अच्छा सर जो 8:30 वाली क्लास में उसमें येडीज होते होंगे। नहीं नहीं, उसमें हम मैग्नेटिज्म कर रहे हैं। हम यूं कर रहे हैं, जो जो 4:30 वाली क्लास है उसमें हम फोर्सेस की वर्कशीट्स कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्सेस का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और अभी आगे से ना कॉन्सेप्ट रिवीजन शीट भी किया करेंगे। अभी तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना फोर्सेस के, क्योंकि 9th वाला पार्ट है। जी आगे से फिर हम ये करेंगे कि जो रिवीजन शीट है वो भी किया करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए ना। सही है तो सर। आगे से ये होगा कि पहले हर कॉन्सेप्ट से पहले हम रिवीजन शीट करेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, फिर पास पेपर करेंगे। अच्छा बच्चों, A लेवल का शुरू करते हैं। चलो ओके सर, बहुत शुक्रिया।